करें लास्ट क्लास में जितना पढ़ा था, जहाँ तक पढ़ा था। बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। कौन सी 4 बेसिक प्रॉब्लम थी? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड व्हाट आर द प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। बताओ व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या होता है कि हम कौन से गुड्स बनाएं, है ना। व्हाट शुड बी प्रोड्यूस, ज़्यादा कैपिटल गुड्स बनाने हैं या फिर हमें कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, किस तरीके के गुड्स को प्रोड्यूस करना है। फिर हाउ टू प्रोड्यूस में कौन सी टेक्निक, लेबर इंटेंसिव या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। फॉर whom टू प्रोड्यूस, कौन सी सोसाइटी के कौन से सेक्शन के लिए गुड प्रोड्यूस करने हैं, मिडिल क्लास के लिए, या हमें लग्जरी गुड्स बनाने हैं, हमें कौन से सेक्शन के लिए हम गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। फिर व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब हमें गुड्स को आज ही सारा ख़त्म नहीं कर देना है, और है ना, हमें प्रोविज़न भी बना करके रखना है फॉर फ्यूचर जनरेशन। फिर उसके बाद 3 तरीके की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होता है, गवर्नमेंट का बहुत ही लिमिटेड रोल होता है, वो होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? जहाँ पर गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़्यादा होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? जहाँ पर मिक्स होते हैं, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट मिक्स होते हैं। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमने पढ़ा था। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये सारे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स देखे थे, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, प्रॉफिट मोटिव होता है, कंज्यूमर सोवरेनिटी, कंज्यूमर इज द किंग, फिर कंपटीशन, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। अच्छा नहीं है बैक, ये वाली ले लो ना, या तो इसको पीछे कर लो, या तो यहाँ पे। आप थोड़ी पीछे कर लो, यहाँ How do capitalist economies solve their central problems? डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, इनके हमने सारे रीड करे थे, कैसे ये अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और फिर देन हमने मेरिट और डीमेरिट भी रीड कर लिए थे ना, सारे हो गए थे। फिर आगे सोशलिस्ट इकोनॉमी से शुरू करना है। Socialist economy. The concept of socialist economy was propounded by Karl Marx and Friedrich Engels in their work The Communist Manifesto published in 1848. तो आपको ये MCQ के लिए ध्यान में रखने हैं दोनों नाम, ठीक है। Socialist economy was propounded by मतलब was introduced by whom? Karl Marx and Friedrich Engels. The Communist Manifesto published in 1848. उन्होंने अपनी एक उनका रिटन रिकॉर्ड, क्या नाम था उसके, उनके वर्क का, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और कब पब्लिश हुआ था? 1848 में पब्लिश हुआ था। इन दिस इकोनॉमी द मटीरियल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज फैक्ट्री, कैपिटल, माइंस एक्सेट्रा, आर ओन्ड बाय होल कम्युनिटी रिप्रेजेंटेड बाय द स्टेट। तो मतलब क्या है, यहाँ पर उन्होंने क्या बताया था कि जितनी भी चीज़ें हैं लाइक फैक्ट्री, कैपिटल, माइंस एक्सेट्रा, उन सबको कौन ओन करता है? स्टेट, गवर्नमेंट ओन करती है। फिर ऑल मेंबर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ सच सोशलिस्ट प्लान प्रोडक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल राइट। जैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या देखा था कि राइट तो है ही नहीं, वहाँ पर वेलफेयर तो कोई है ही नहीं, सब लोग प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहे हैं, और वहाँ पर गुड भी वही वाले बनाए जाते हैं जो जहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जा सके, है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम सबको इक्वल राइट्स देंगे, यहाँ पर लोगों का वेलफेयर होगा सोशलिस्ट इकोनॉमी में। ऑल मेंबर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट फ्रॉम द फ्रूट ऑफ सच सोशलाइज्ड प्लान्ड प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल राइट्स। अ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड कमांड इकोनॉमी एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसके दूसरे और क्या नाम है?
सोशलिस्ट इकोनॉमी में इकोनॉमी के कमांड इकोनॉमी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बोलते हैं. Here the resources are allocated in according to the commands of central planning authority and therefore market forces have no role in allocation of resources. क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या था, वहाँ पर मार्केट डिमांड एंड सप्लाई चल रही थी. यहाँ पर मार्केट का कोई रोल नहीं है, मार्केट फोर्सेस का रोल नहीं है. किसका रोल है सारा का सारा, गवर्नमेंट का रोल है. सोशलिस्ट इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस का रोल नहीं है, किसका रोल है, गवर्नमेंट का रोल है. फिर अंडर अ सोशलिस्ट इकोनॉमी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स आर एम्ड एट मैक्सिमाइजिंग द वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी एज अ होल. हेंस सेंट्रल प्रॉब्लम आर सॉल्व अंडर द प्लानिंग ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी. तो यहाँ पर एम क्या है, एम क्या है, मैक्सिमाइजिंग द वेलफेयर ऑफ पीपल, इक्वल राइट प्रोवाइड करना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, सारे रिसोर्सेज सबके हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट और वेलफेयर लोगों का वेलफेयर करना है. और इसी का बिल्कुल अपोजिट क्या था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. वहाँ पर वेलफेयर नहीं हो रहा था, वहाँ पर बस प्रॉफिट मोटिव चल रहा था. वहाँ पर हम वो वाले गुड बना रहे थे जिनकी कंज्यूमर को नीड है और जो कंज्यूमर उस चीज़ के पैसे भी दे सकता है, वो वाले गुड्स बनाए जा रहे थे. ठीक. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस इकोनॉमी आर कलेक्टिव ओनरशिप. कलेक्टिव ओनरशिप अभी हमने ये फीचर तो अभी देखा कि जितने भी फैक्ट्री है, जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्ट्री, कैपिटल, माइंस, ये सब पूरी कम्युनिटी के हैं, कम्युनिटी इसको रिप्रेजेंट करती है. तो वही है, कलेक्टिव ओनरशिप है. देयर आर कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सेप्ट स्मॉल फार्म्स, वर्कशॉप एंड ट्रेडिंग फर्म. तो सारे रिसोर्सेज का ओनरशिप क्या है, कलेक्टिव है, एक्सेप्ट कुछ चीज़ों को छोड़कर, जैसे कि कोई स्मॉल फार्म्स या कोई वर्कशॉप या कोई ट्रेडिंग फर्म जो कि किसके हैंड में है, प्राइवेट हैंड में है. तो कुछ चीज़ों को छोड़ करके बाकी सब कलेक्टिव ओनरशिप में है. जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सब कुछ प्राइवेट सेक्टर का था, लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का था. ऐसे यहाँ पर उसी का बिल्कुल क्या हो गया, अपोजिट हो गया. एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल ओनरशिप, प्रॉफिट मोटिव एंड सेल्फ इंटरेस्ट आर नॉट ड्राइविंग फोर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. यहाँ पर हमारा कोई भी प्रॉफिट मोटिव, सेल्फ इंटरेस्ट, ये सब कुछ हमारे इस वाले इकोनॉमी में नहीं होता. एज इट इज़ द केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी, द रिसोर्सेज आर यूज टू अचीव सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. यहाँ पर हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल करते हैं. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रॉफिट मोटिव या फिर सेल्फ इंटरेस्ट मोटिव नहीं होता. नेक्स्ट, इकोनॉमिक प्लानिंग. There is a central planning authority to set and accomplish socio-economic goals. That is why it is called centrally planned economy. अभी हमने देखा था कि इसको हम और क्या बोलते हैं, इस इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी को और क्या बोलते हैं हम, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बोलते हैं. सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पर हमारे क्या अकम्प्लिश होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक गोल्स, सोशल गोल्स भी अकम्प्लिश होते हैं. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. द मेजर इकोनॉमिक डिसीजन सच एज व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, फॉर हाउ टू प्रोड्यूस एक्सेट्रा आर टेकन बाय सेंट्रल प्लान्ड अथॉरिटी. गवर्नमेंट अथॉरिटी यहाँ पर डिसीजंस लेती है. यहाँ पर मार्केट फोर्सेस नहीं वर्क कर रहे हैं. यहाँ पर हम कंज्यूमर्स की भी चॉइस को नहीं मैटर कर रहे हैं. यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जिससे सब लोगों का वेलफेयर हो. सिर्फ हम रिच की तरफ नहीं ध्यान दे रहे हैं, हम पुअर की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं. यहाँ पर हम वेलफेयर को देख रहे हैं. सोशल इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी में एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस, यहाँ पर कंज्यूमर चॉइस का एब्सेंस है. वहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंज्यूमर चॉइस ही थी, सब कुछ कंज्यूमर चॉइस ही थी, बल्कि कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कंज्यूमर ही किंग था वहाँ पर. यहाँ पर एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस है, क्योंकि डिसीजंस कौन लेगा, गवर्नमेंट लेगी. और गवर्नमेंट कैसे डिसीजन लेगी, गवर्नमेंट प्रॉफिट मोटिव वाले डिसीजन नहीं लेगी, गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर वाले डिसीजंस लेगी. फ्रीडम फ्रॉम हंगर इज गारंटीड बट कंज्यूमर सोवरेनिटी गेट्स रेस्ट्रिक्टेड बाय सेलेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. द रेंज ऑफ चॉइस इज लिमिटेड बाय प्लान्ड प्रोडक्शन. However, within that range, an individual is free to choose what he likes most. तो यहाँ पर क्या है, जो गवर्नमेंट ने बना रही है ना, उस इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी है, उन सब गुड्स एंड सर्विसेज के पास, कंज्यूमर के पास चॉइस है कि इन सब गुड्स और सर्विसेज के अंदर से आप चूज़ कर सकते हो जो भी आपको चूज़ करना है. लेकिन वो जो गवर्नमेंट को बनाना है, जो गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करना है विद इन द इकोनॉमी, वो तो गवर्नमेंट का डिसीजन है ना.
लेकिन और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये चीज़ तो गारंटीड है कि फ्रीडम फ्रॉम हंगर होगा, मतलब सब लोगों को एटलीस्ट वो बेसिक नीड तो फुलफिल होगी ही होगी यहाँ पर, क्योंकि सोशल वेलफेयर कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट सबको इक्वल राइट्स प्रोवाइड कर रही है, तो यहाँ पर इतनी तो गारंटी है कि फ्रीडम फ्रॉम हंगर तो होगा। बट कंज्यूमर जो है ना वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल प्रोहिबिटेड नहीं हो रहा है, रेस्ट्रिक्ट हो रहा है। रेस्ट्रिक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि जो गवर्नमेंट सर्विसेज, जो गवर्नमेंट गुड्स प्रोड्यूस कर रही है उतने में वो चूज कर सकता है, इसलिए उसको रेस्ट्रिक्टेड अप्रोच बोल रहे हैं हम, उसको प्रोहिबिटेड अप्रोच नहीं बोल रहे हैं। द रेंज ऑफ चॉइस इज लिमिटेड बाय प्लान्ड प्रोडक्शन, हाउएवर विद इन दैट रेंज एन इंडिविजुअल इज फ्री टू चूज, ठीक। द राइट टू वर्क इज गारंटीड बट द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन गेट रेस्ट्रिक्टेड। फिर ऑन द अदर हैंड, जैसे कि फ्रीडम, हंगर से तो फ्रीडम गारंटीड है, लेकिन कौन सा खाना खाना है वो तुम्हें गवर्नमेंट के जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट है उसमें से डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसे ही काम तो मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कौन सा काम मिलेगा वो गवर्नमेंट के जो चॉइस है, गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं उन पर निर्भर करेगा, उन पर वो होगा, क्या बोलते हैं, डिपेंड करेगा, ठीक है। The right of work is guaranteed, but the choice of occupation gets restricted because these are determined by Central Planning Authority on the basis of certain socio-economic goals for the nation. Relatively equal income distribution, यहाँ पर ये नहीं होगा कि रिच अगर रिच है तो रिच होते जा रहे हैं, पुअर अगर पुअर है तो पुअर होते जा रहे हैं। यहाँ पर हम इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे भी ध्यान देते हैं, है ना। A relative equality of income is an important feature of socialism. Among other things, differences in income and wealth are narrowed down. हम बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको कम करने की कोशिश करते हैं by lack of opportunity to accumulate private capital. क्या करके? जो लोगों के पास वो जो accumulated wealth, accumulated income होती जा रही है उसको कम करके, उसकी उस चीज़ को होने की अपॉर्चुनिटी को कम करके। एजुकेशनल एंड अदर फैसिलिटीज आर एंजॉयड मोर और लेस इक्वली, दस बेसिक कॉजेज ऑफ इनइक्वालिटीज आर रिमूव। तो होता क्या है यहाँ पर, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स भी होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, तो सबको अगर इक्वल एजुकेशन मिलेगी, तो सब लोगों को इक्वल एजुकेशन मिलेगी, तो फिर वो एज अ सिटीजन बड़े होकर के इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब ग्रैब कर सकते हैं, और फिर वो जो डिफरेंसेस है ना, इनइक्वालिटी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। आप फिर लेट हो गए। अच्छा, सैटरडे को आपका स्कूल था? नहीं, एक सेशन था। अच्छा, ओके। आप फिर सोओगे पीछे जाके, यहाँ से ही बैठे थे सामने एकदम। आगे तो क्योंकि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी सबको मिल रही है, इक्वल एजुकेशन सबको मिल रही है, तो फिर सबके पास वो इक्वल राइट है ना एम्प्लॉयमेंट ग्रैब करने का, और फिर वो जो इनइक्वालिटी है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का उसको ख़त्म करने का। फिर मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट फोर्सेस। प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट फोर्सेस, वो जो डिमांड एंड सप्लाई का रोल होता है वो तो है ही, बहुत लिमिटेड है, ठीक। प्राइस मैकेनिज्म एग्जिस्ट इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी बट इट हैज़ ओनली अ सेकेंडरी रोल है, बट सेकेंडरी रोल है। प्राइमरी रोल किसका है? गवर्नमेंट का है। एग्जाम्पल टू सिक्योर द डिस्पोजल ऑफ एक्यूमुलेटेड स्टॉक since allocation of productive resources is done according to a predetermined plan. The price mechanism as such does not influence these decisions. तो हम हमारे जो productive resources का allocation है, जो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है, कहाँ पर कौन सा यूज़ करना है, वो क्या है, हमारा प्री डिटरमाइंड प्लान के अकॉर्डिंग चलता है, गवर्नमेंट के प्लान के अकॉर्डिंग चलता है। इसलिए प्राइस मैकेनिज्म उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता उन डिसीजन को। In the absence of profit motive, price mechanism loses its predominant role in economic decision. तो क्योंकि यहाँ पर और क्या नहीं है हमारे पास, प्रॉफिट मोटिव हमारा मोटिव नहीं है, हमारा मोटिव क्या है, मेन मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर मेन मोटिव है। इसकी वजह से, और ये एक और रीजन हो गया कि प्राइस मैकेनिज्म लूजेज इट्स प्रीडोमिनेंस। तो दो रीजन क्या होगा, वेयर प्राइस मैकेनिज्म और डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज लूजेज इट्स प्रीडोमिनेंस। क्या? पहला तो ये
कि हमारे पास एक प्री डिटरमाइंड प्लान के अकॉर्डिंग हम वर्क कर रहे हैं, दूसरा ये कि हमारा प्रॉफिट मोटिव तो है ही नहीं, हमारे पास सोशल वेलफेयर हमारा मेन मोटिव है। द प्राइजेस प्रिवेलिंग अंडर सोशलिज्म आर एडमिनिस्टर्ड प्राइजेस विच आर सेट by the central planning authority on the basis of socio-economic objective। तो यहाँ पर क्या है, प्राइस मैकेनिज्म नहीं चल रहा है, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, वो एडमिनिस्टर्ड प्राइजेस, गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड करे हुए प्राइजेस पे हम वर्क कर रहे हैं। ठीक, तो होता जैसे कि हमारी इकोनॉमी क्या है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं, अभी मिक्स्ड इकोनॉमी वैसे हम पढ़ेंगे, सोशलिस्ट, यहाँ पर ही एक एग्जाम्पल दे करके बता रही हूँ मैं, है एग्जाम्पल मिक्स्ड इकोनॉमी वाला, क्योंकि इंडिया एक मिक्स इकोनॉमी है। तो अब यहाँ पर देखो हम दोनों चीज़ें देखते हैं। एक तो ये चीज़ है कि एक तो हमारे गुड्स जो है वो मार्केट के डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग जो प्राइजेज है उस पर डिसाइड होते हैं, और ऐसे ही बनता है हमारा डिमांड कर्व, और जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, वही हमारा प्राइस सेट होता है। ठीक, तो अब क्या होता है कई बार कि ये तो मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करता है प्राइस, लेकिन कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरफेयर करती है, और जैसे कुछ जो हमारे पास बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि राइस हो गया, दाल हो गई, जो हमारी बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ें हैं, उसका प्राइस ये इक्विलिब्रियम नहीं डिसाइड करता है, उसका प्राइस हम एक मिनिमम वो प्राइस सेट करके रखते हैं ताकि सब लोग उसको अफोर्ड कर पाए, है ना। और ऑन द अदर हैंड एक चीज़ और होती है हमारे में कि जो प्राइजेस पे गुड्स सेल किए जा रहे हैं, जैसे फार्मर जब गुड्स सेल करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जब सेल करते हैं, तो क्योंकि फार्मर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने वहाँ पर भी एक मिनिमम प्राइस हम सेट कर देते हैं, वो डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग नहीं होता, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है ताकि फार्मर को कम से कम उतना प्राइस तो मिले ही मिले। क्या, हाँ हाँ वही प्राइस फ्लोर, वही उसी की बात कर रही हूँ, इकोनॉमी 11th क्लास में वो, हाँ तो उसी की बात कर रहे हैं, प्राइस फ्लोर की। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई नहीं चलता ना, वहाँ पर गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है। एक तो ये वाला पॉइंट था जहाँ पर जो बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ है उसका डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग नहीं होगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कितने कितने प्राइस पे बेचा जाएगा, और दूसरा कि जो फार्मर जो गुड्स सेल कर रहे हैं उनको कम से कम उतना प्राइस मिले, तो वो भी डिसाइड करती है गवर्नमेंट, वो भी मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग नहीं चलता। तो ये, और फिर ये तो एक है, लेकिन दूसरे सेक्शन ये भी तो है कि एक तो हमारे पास चावल एक बहुत ज़्यादा रेट पर भी मिलते हैं, है ना, एक तो वो डिटरमाइंड प्राइस है जो गवर्नमेंट ने सेट करके रखा है, लेकिन वो जो राइस है तो वो भी बेसिक नेसेसिटी वाला गुड, लेकिन वो भी तो एक हायर प्राइजेस पे मिलते हैं ना हमारी कंट्री में। तो फिर दोनों रोल हम देखने को, मतलब हमें दोनों चीज़ें देखने को मिलती है, एक वो वाला प्राइस भी देखने को मिलता है जो कि गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है, और एक वो वाला प्राइस भी देखने को मिलता है जो मार्केट में चल रहा है। ठीक है, ताकि सब लोग उसको अफोर्ड कर सके। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या चल रहा है, ये तो मिक्स्ड इकोनॉमी का एक एग्जाम्पल था वैसे। तो यहाँ पर इस वाले में क्या चल रहा है, यहाँ पर वो जो एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस है वो वाली चीज़ें चल रही है कि कम से कम इतना तो हम रखेंगे ही कि सब अफोर्ड कर पाएँ, और किसी को क्या ना हो, हंगर ना हो, है ना, हंगर की जो प्रॉब्लम है उसको हम पूरी तरीके से रिमूव कर दें हमारी इकोनॉमी से। ठीक, तो मिनिमम रोल क्या है प्राइस मैकेनिज्म का या मार्केट फोर्सेस का, गवर्नमेंट कैसे प्राइजेस पे वर्क करिए, एडमिनिस्टर्ड प्राइजेस पे वर्क करिए। तो ये वर्ड भी ध्यान रखना आप, एडमिनिस्टर्ड प्राइजेस। सोशलिस्ट इकोनॉमी में हमने क्या पढ़ा है, एडमिनिस्टर्ड प्राइजेस। एमसीक्यू में तो यही, अब हमें हर एक पॉइंट ऐसे याद तो रखना नहीं है, एमसीक्यू आएंगे तो ये जो कीवर्ड्स है ना एडमिनिस्टर्ड प्राइस, इस पे एमसीक्यू बन के आ सकता है। एक तो वो जो नाम लिखे थे, या फिर किस पे एमसीक्यू आ सकता है, वो जो क्या था, इसको और क्या बोलते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बोलते हैं, तो वो वाली चीज़ है। एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन नहीं है, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या था, कंपटीशन ही था, वहाँ पर तो कंपटीशन ही था, यहाँ पर एब्सेंस ऑफ कंपटीशन है। Since the state is a sole entrepreneur, there is absence of competition under socialism. The erstwhile USSR, ये एक एग्जाम्पल है, ये भी ध्यान में रखना, ये इकोनॉमी पहले होती थी 1917 से लेकर के 1990 तक, अब एग्जिस्ट नहीं करती है। In today's world, no country is purely socialist. Other example include Vietnam, China, Cuba, North Korea, world's most totalitarian state in another example of socialist economy. ठीक, मेरिट ऑफ सोशलिज्म पढ़ें,
व्हाट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी तो समझ में आ गया ना, और उसके फीचर्स। अब आगे मेरिट्स ऑफ सोशलिज्म, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, ये हमारा एक फीचर भी था, अभी अभी हमने देखा। इसको हम खत्म कैसे कर पाते हैं, हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर पाते हैं, वहाँ पर वो पॉइंट था एजुकेशन वाला, क्योंकि सबको फ्री एजुकेशन है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन है, तो उसके चलते हम इसको गैप को हम कम कर पाते हैं या फिर रिमूव कर पाते हैं। रैपिड and balanced economic development is possible in socialist economy as the central planning authority coordinates all resources in efficient manner according to set priorities। हमारा बैलेंस्ड डेवलपमेंट चलता है, हमारी चीज़ें अनबैलेंस्ड नहीं होती है, क्योंकि हम यहाँ पर सेट करके रखते हैं हमारी प्रायोरिटीज़, हम यहाँ पर एक प्री डिटरमाइंड प्लान के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक, सोशलिस्ट इकोनॉमी इज़ अ प्लान्ड इकोनॉमी, ये भी ध्यान में रखना है। सोशलिस्ट इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी होती है, प्लान्ड इकोनॉमी होती है। In the socialist economy, there will be better utilization of resources. It ensures maximum production. जैसा कि सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी में हमने देखा था कि वहाँ पर हमने ये देखा था कि ना रिसोर्सेज वेस्ट होता है। रिसोर्सेज कैसे वेस्ट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल प्लेयर्स हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर ये देख सकते हैं कि किस गुड की नीड है, और फिर जब बहुत सारे प्रोड्यूसर उसको बनाएंगे उस एक सिमिलर गुड को, तो फिर उनके बीच कंपटीशन होगा। कंपटीशन होगा तो कंपटीशन को टैकल करने के लिए और अपने गुड्स को सेल करने के लिए वो क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे। एडवर्टीजमेंट करेंगे तो फिर एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी इनकर करेंगे, उसकी वजह से वो अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे होते हैं। तो हम ये देखते हैं, और ऐसे में सोशलिस्ट इकोनॉमी में हमारे रिसोर्सेज ऑप्टिमली यूटिलाइज होते हैं, बेटर तरीके से यूटिलाइज होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो कंपटीशन क्या है, एब्सेंट है। यहाँ पर हमें कोई सेल प्रमोशन, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करना है, इसलिए हमारे रिसोर्सेज भी क्या नहीं हो रहे हैं, वेस्ट नहीं हो रहे हैं, और ऑप्टिमली यूटिलाइज, एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज किए जा रहे हैं। ठीक है, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी इज अ प्लान्ड इकोनॉमी। इन सोशलिस्ट इकोनॉमी देयर विल बी बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इट इंश्योर्स मैक्सिमम प्रोडक्शन। Wastes of all kind are avoided through strict economic planning. Since competition is absent, there is no wastage of resources on advertisement and sales promotion. Next, in the planned economy, unemployment is minimized. Obviously, अभी हमने फीचर भी देखा था कि सबको जॉब मिलना तो गारंटीड है। अब कौन सी वाली जॉब मिलेगी वो डिपेंड करेगा गवर्नमेंट के प्लान्स के अकॉर्डिंग। ठीक, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट को तो हम मिनिमाइज कर देंगे। Business fluctuations are eliminated and stability is brought about and maintained. क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बिजनेस फ्लक्चुएशन था, फ्लक्चुएशन हमारी कंज्यूमर के नीड के अकॉर्डिंग हमारे फ्लक्चुएशन होते रहते थे बिजनेस में। यहाँ पर क्या है, बिजनेस फ्लक्चुएशन को एलिमिनेट कर दिया गया है, यहाँ पर स्टेबिलिटी लाई जाती है, क्योंकि प्री प्लान चीज़ें चल रही है, प्री डिटरमाइंड प्लान के अकॉर्डिंग, एडमिनिस्टर्ड चीज़ों के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं यहाँ पर, और अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या हो रहा है, मिनिमाइज हो रहा है। द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव हेल्प्स द कम्युनिटी टू डेवलप अ कोऑपरेटिव मेंटालिटी एंड अवॉइड क्लास वॉर। क्लास वॉर मतलब दो अलग अलग ग्रुप्स आपस में लड़ गए, पूरे ग्रुप्स, नॉट इंडिविजुअल, तो उसको बोलेंगे क्लास वॉर। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव हेल्प्स द कम्युनिटी टू डेवलप, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो पूरी की पूरी कम्युनिटी को डेवलप करने में हेल्प करता है ये। और यहाँ पर जो क्लास वॉर है उसको भी अवॉइड किया जाता है। जैसे कि दो प्रोड्यूसर है, वो दो प्रोड्यूसर सेम गुड बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनमें एक वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है ना, आपस में कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं होगी, सोशलिस्ट इकोनॉमी में नहीं होगी। दिस अलॉन्ग विथ इक्वालिटी इंश्योर बेटर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, तो इसकी वजह से क्या होगा, सोसाइटी का बेटर वेलफेयर होगा। सोशलिज्म इंश्योर राइट टू वर्क एंड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू ऑल पीपल, एटलीस्ट सबको एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो मिलेगा। ठीक, अंडर सोशलिज्म लेबरर्स एंड कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय एम्प्लॉयर्स एंड मोनोपोलीज रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर हम लेबर का और कंज्यूमर को एक्सप्लॉयट होने से सेफ भी करते हैं। देयर इज प्रोविजन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी अंडर सोशलिज्म एंड मेक सिटीजन फील सिक्योर। यहाँ पर एक सबको क्या दी जाती है, एक सोशल सिक्योरिटी दी जाती है, और इसकी वजह से सिटीजन फील सिक्योर। ठीक है, आप इस वाली चेयर में बैठ, दिख ही नहीं रहे आप मुझे। हाँ, यहाँ पर कंप्यूटर आ रहा है ना बीच में। समझ गए मेरिट्स, डीमेरिट रीड करें।
Demerits of socialism. Socialism involves predominance of bureaucracy and resulting inefficiency and delays. Moreover, there may be corruption, red tapeism and favoritism. सबको पता है कि गवर्नमेंट का काम है तो बहुत ढीले आराम आराम से बहुत रेड टेपिज्म मतलब कि बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ेगा. मतलब जैसे अगर हमें कुछ भी काम करवाना पड़ता है गवर्नमेंट से तो यहाँ से डॉक्यूमेंट ले आओ, वहाँ से वो डॉक्यूमेंट ले आओ, ये कर दो वो कर दो, इस वाले ऑफिसर के पास वो चीज़ें करनी पड़ती है ना, तो वो है रेड टेपिज्म. फेवरेटिज्म मतलब कि मेरे चाचा विधायक है, फेवरेटिज्म मेरा तो काम हो ही जाएगा कि क्योंकि मेरी तो जान पहचान है, ठीक है, वो है फेवरेटिज्म. करप्शन तो सबको पता ही है, करप्शन क्या है, पैसे खिलाना, घूस खिलाना, वो करप्शन होता है. तो अब क्योंकि गवर्नमेंट है हर काम में इन्वॉल्व तो ऑब्वियसली ये चीज़ें तो होंगी ही होंगी, ये तो सबको पता है ना. तो ये एक हमारा क्या हो गया, डीमेरिट हो गया. यहाँ पर इनएफिशिएंसी हो जाएगी और डिले होगा, क्योंकि सबको पता है कि गवर्नमेंट ऑफिस में क्या होगा कि उनको तो उतने घंटे अगर ऑफिस में रहेंगे सैलरी तो मिलेगी. प्राइवेट सेक्टर में तो वो नहीं होता. प्राइवेट सेक्टर में तो उनको एफिशिएंसी भी दिखानी पड़ती है. अगर कंपनीज में आजकल क्या कि अगर नहीं कर रहे हो आप इतने टाइम के लिए रेड फ्लैग दे देते हैं, 3 मिल गए तो फिर आपको अलर्ट दे देंगे, निकाल देंगे, कुछ ऐसा होता है प्राइवेट कंपनीज में, है ना. लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में तो ये सब नहीं होता. तो गवर्नमेंट सेक्टर में वो काम करेंगे नहीं करेंगे सैलरी तो मिलेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, काम में बहुत ज़्यादा डिले आएगा, इनएफिशिएंसी आएगी, ठीक से काम नहीं होगा. तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है सोशलिस्ट इकोनॉमी में. ठीक. It restricts the freedom of individual as there is a state ownership of material, means of production and state direction and control of nearly all economic activity. क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये वाला फीचर अवेलेबल है. कौन सा वाला, कलेक्टिव ओनरशिप वाला. कलेक्टिव ओनरशिप वाला तो इसलिए ये रेस्ट्रिक्ट करता है इंडिविजुअल को ओनरशिप से, किसी भी चीज़ की ओनरशिप से. ठीक है. Socialism takes away basic rights such as right to private property. ठीक. आगे it will not provide necessary incentives to hard work in the form of profit. यहाँ पर वो नहीं होता कि अगर आपने ज़्यादा अच्छे से काम किया, ज़्यादा एफिशिएंटली काम करा तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, आपको उतना ही मिलेगा. अगर अच्छा भी कर रहे हो और नहीं भी कर रहे हो तो भी उतना ही मिलेगा. ठीक है. Administered prices are not determined by the forces of market on the basis of negotiation between buyer and seller. There is no proper basis for cost calculation. In absence of such practice, most economic and scientific allocation of resources and the efficient functioning of economic system is impossible. क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हम मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग चल ही नहीं रहे हैं. हम कैसे प्राइसेस पे चल रहे हैं, हम एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस पे चल रहे हैं, हम मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं. तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम की एफिशिएंट फंक्शनिंग इम्पॉसिबल हो जाएगी. फिर स्टेट मोनोपोलीज क्रिएटेड बाय सोशलिज्म विल समटाइम बिकम अनकंट्रोलेबल. दिस विल बिकम मोर डिफिकल्ट टू रेगुलेट देन द प्राइवेट मोनोपोलीज अंडर कैपिटलिज्म. तो स्टेट मोनोपोली मतलब गवर्नमेंट की मोनोपोली को कई बार कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है. ऑन द अदर हैंड साइड प्राइवेट मोनोपोलीज को तो फिर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की मोनोपोली को कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो वो भी एक हमारा डीमेरिट बन जाता है. ठीक है. अंडर सोशलिज्म कंज्यूमर हैव लिमिटेड फ्रीडम ऑफ चॉइस. देयरफॉर व्हाट द स्टेट प्रोड्यूस दे हैव टू एक्सेप्ट. क्योंकि यहाँ पर कंज्यूमर इज़ नॉट द किंग. यहाँ पर वो गुड्स एंड सर्विसेज बनेगी जो गवर्नमेंट चाहेगी, गवर्नमेंट सबके वेलफेयर के अकॉर्डिंग चाहेगी, और फिर इसलिए कंज्यूमर के पास भी चॉइस क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की. हम सिर्फ उन्हीं में से चूज़ कर सकते हैं जो गवर्नमेंट ने प्रोड्यूस किया है. नो इम्पोर्टेंस इज गिवन टू पर्सनल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी. लेबर्स are not rewarded according to their efficiency. This act as disincentive to work. ये वाला पॉइंट सेम इस पॉइंट की तरह हो गया, ये जो पॉइंट हमने रीड करा है ना, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट देखा जाए तो सिमिलर ही है. ठीक. यहाँ पर भी कोई इंसेंटिव, हार्ड वर्क करने का कोई अलग से इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, और यहाँ पर भी कोई अच्छा वर्क करने का, लेबर को कोई अच्छी एफिशिएंसी के साथ काम करने का कोई अलग से कोई रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा. इसलिए ये डिसइंसेंटिव टू वर्क है.
द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिसेबल। तो सिर्फ और सिर्फ सोशलिस्ट इकोनॉमी होना प्रैक्टिकेबल नहीं है, प्रैक्टिसेबल नहीं है, ठीक है। जो या क्या होता है जनरली, मिक्स्ड इकोनॉमी ही सब कंट्रीज में होता है, ठीक। रीड करें, इसमें कोई डाउट अभी तक सोशलिस्ट इकोनॉमी में? आगे, mixed economic system depends both on market and government for allocation of resources. In fact, every economy in real world makes use of both, ठीक है। तो every economy, in fact हर economy कैसे चल रही है, market and government both पे। Therefore is mixed economy is its nature. Mixed economy, the aim is to develop the system which tries to include best feature of controlled economy and market economy while excluding the demerits of both। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में, दोनों तरीके की इकोनॉमी के फीचर्स, जो अच्छे वाले फीचर्स है उनको हम लेकर के आते हैं और डीमेरिट को अवॉइड करते हैं, है ना। तो कंट्रोल इकोनॉमी मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी, है ना। मार्केट इकोनॉमी मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो इन दोनों के फीचर्स, इन दोनों के बेस्ट फीचर को हम इंक्लूड कर रहे हैं और इनके जो डीमेरिट्स है उनको हम एक्सक्लूड करते हैं इन मिक्स्ड इकोनॉमी। It appreciates the advantages of private enterprises and private property with their emphasis on self-interest and profit motive। तो यहाँ पर हमारे पास सेल्फ इंटरेस्ट के साथ काम करने का भी हमारे पास ऑप्शन होता है, प्रॉफिट मोटिव का भी ऑप्शन होता है। Vast economic development of England, the USA, etc. is due to private enterprise. At the same time, it is noticed that private property, profit motive and self-interest of the market economy may not promote the interest of a community as a whole, and as such the government should remove these defects of private enterprise। तो क्या लिखा है कि हमने ये देखा है कि जो वास्ट डेवलपमेंट हुआ है इंग्लैंड का और यूएसए का, वो किसकी वजह से हुआ है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस की वजह से हुआ है, ठीक है। एट द सेम टाइम हमने ये भी नोटिस करा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्रॉफिट मोटिव, सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी हमेशा ही दे नॉट प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। तो मतलब कि एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस की तरफ से डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो हो उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में एक अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है ना पड़े, है ना, वो एक डिफेक्ट, एक डीमेरिट हो जाए। तो फिर अगर बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा कि हमारे पास प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी हो और हमारे पास गवर्नमेंट का रोल भी हो। फॉर दिस पर्पज द गवर्नमेंट इटसेल्फ मस्ट रन इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड इंडस्ट्रीज टू एलिमिनेट द फ्री प्ले ऑफ प्रॉफिट मोटिव एंड सेल्फ इंटरेस्ट। तो इसलिए गवर्नमेंट को किसी किसी जगह पर अपना 100% रोल रखना पड़ेगा, जैसे रेलवेज, है ना, जैसे कि और क्या बोल सकते हैं हम, 100% वाटर, है ना। तो ऐसी चीज़ों पे गवर्नमेंट को अपना रोल 100% रखना पड़ सकता है और प्राइवेट सेक्टर को वहाँ से रिमूव करना पड़ता है, लेकिन बाकी के सेक्टर पे गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं। प्राइवेट enterprises which has its own significance is allowed to play a positive role in mixed economy. However, the state imposes necessary measure to control and to regulate private sector to ensure that they function in accordance with the welfare object of the nation। तो अब यहाँ पर प्राइवेट एंटरप्राइजेस तो है मिक्स्ड इकोनॉमी में, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर भी रेगुलेटेड है बाय द गवर्नमेंट। रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट क्योंकि हम लॉ पढ़ रहे हैं ना, हम लॉ भी तो लगाया जाता है। मतलब अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो उस कंपनी में कंपनीज एक्ट भी तो लग रहा है ना, वो उस चीज़ को, वो चीज़ वो रेगुलेट करिए, उस चीज़ को कंट्रोल करिए। तो अगर किसी कंपनी ने कुछ गलत किया, मतलब कुछ भी रूल उन्होंने तोड़ा, तो उसको पनिशमेंट भी दी जाएगी। तो सिर्फ प्राइवेट एंटरप्राइजेस तो है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस अपनी तरीके से वर्क कर भी रहे हैं, लेकिन तब भी उनको गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रही है, उसको गवर्नमेंट कहीं ना कहीं रेगुलेट कर रही है, ताकि वो कुछ ज़्यादा ही कुछ नेगेटिव ना इम्पैक्ट क्रिएट करे हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, क्लियर। फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। ठीक है, द फर्स्ट important feature of mixed economy is the coexistence of both private and public enterprise. In fact, in mixed economy there are three sectors of industry: private sector, public sector and combined sector. Private sector, production and distribution in this sector are managed and controlled by private individuals and groups.
Industries in this sector are based on self-interest and profit motive. The system of private property exists and personal initiative is given full scope. तो यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी होना, पर्सनल इनिशिएटिव, इन सबको पूरा स्कोप दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर में. हाउएवर प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करती है लेकिन गवर्नमेंट. उनको हम फ्री फ्लो की तरीके से, फ्री मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग वर्क करने के लिए अलाउ तो करते हैं, लेकिन हम उनको गवर्नमेंट उसको क्या करती है, रेगुलेट करती है बाय लॉ, बाय वेरियस अदर रूल्स एंड रेगुलेशंस, बाय पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब के थ्रू. Public sector. Industries in this sector are not primarily profit oriented but set up by the state for welfare of the community. तो पब्लिक सेक्टर में क्या है, यहाँ पर सिर्फ हमारा प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, हमारा मोटिव क्या होता है, वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी होता है. कंबाइंड सेक्टर आर सेक्टर इन विच बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैव इक्वल एक्सेस, joint hand to produce community and services leading to establishment of joint sector. और जहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं. मिक्स्ड इकोनॉमी हैज फॉलोइंग मेरिट्स अवेलेबल टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी. तो क्या है, जहाँ अभी जो हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी के मेरिट पढ़े ना, उन दोनों के मेरिट क्या बन जाएंगे, हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी के मेरिट्स बन जाएंगे. ठीक है. इकोनॉमिक फ्रीडम एंड एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी विच इंश्योर इंसेंटिव टू वर्क. तो यहाँ पर एक फ्रीडम भी होगी और प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होल्ड करने का राइट है हमारे पास. फिर यहाँ पर प्राइस मैकेनिज्म भी है और कंपटीशन फोर्सेस ऑफ प्राइवेट सेक्टर टू प्रोमोट एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग एंड बेटर रिसोर्स एलोकेशन भी है. यहाँ पर प्राइस मैकेनिज्म भी है. प्राइस मैकेनिज्म मतलब कि वो डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग भी चीज़ें चल रही हैं. और जो कंपटीशन फोर्सेस है, क्योंकि बहुत सारे प्रोड्यूसर प्राइवेट सेक्टर भी है, तो जो कंपटीशन फोर्सेस है वो किस चीज़ को प्रमोट करने में हेल्प करता है, इकोनॉमी में एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग और बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को करने में हेल्प करता है. ठीक. कंज्यूमर आर बेनिफिटेड थ्रू कंज्यूमर सोवरिटी एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस. तो कंज्यूमर भी कहीं ना कहीं किंग है, यहाँ पर कंज्यूमर की भी चलती है. ठीक. एप्रोप्रिएट इंसेंटिव्स फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस. यहाँ पर एप्रोप्रिएट हमारे पास इनोवेशन हम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट कर सकते हैं. एनकरेजेस एंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग भी ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर के पास तो रिस्क वो लेते हैं. एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्लान प्रायोरिटीज़. यहाँ पर और साथ के साथ हम सिर्फ और सिर्फ मार्केट पे नहीं चल रहे हैं, यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को एडमिनिस्टर भी कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को हम प्लानिंग और प्री डिटरमाइंड प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग भी हम चल रहे हैं. Comparatively, greater economy and social equality and freedom from exploitation due to greater state participation and direction of economic activities. और साथ के साथ हमें फ्रीडम मिल रही है. हमें किस चीज़ से फ्रीडम मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट का ग्रेटर पार्टिसिपेशन होना, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का रोल होने से, उसकी वजह से कुछ अगर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था तो वो उस चीज़ से भी हमें छूट मिल रही है. Disadvantages are of cutthroat competition averted through government legislative measures such as environment and labor regulation. तो जो cutthroat competition का जो disadvantage था, कहाँ पर था वो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में था, वो चीज़ भी यहाँ पर क्या हो जाती है, मिक्स्ड इकोनॉमी में कम हो जाती है. However, mixed economy is not always a golden path between capitalist and socialism. It could also suffer from substantial uncertainties. तो उसके भी कुछ डीमेरिट हो सकते हैं, वो डीमेरिट अब हम पढ़ते हैं. Mixed economy sometimes is characterized by excessive control by state resulting in reduced incentives and constraints growth of private sector, poor implementation of planning, higher rate of taxation, lack of efficiency, corruption, wastage of resources, undue delays in economic decision, poor performance of public sector. तो यहाँ पर भी कुछ डीमेरिट हमें देखने को मिल सकते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में, जैसे कि क्या क्या प्लानिंग ठीक से नहीं हुई है, या फिर प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ पे एक रेस्ट्रिक्शन लग रहा है, या फिर गवर्नमेंट हायर टैक्सेशन लगा रही है. गवर्नमेंट, हमारी कंट्री में टैक्सेशन कैसे लगता है, स्लैब के अकॉर्डिंग लगता है, जिसकी ज़्यादा इनकम उसको उतना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है. तो फिर ज़्यादा टैक्सेशन रेट इंक्रीज हो गया है, या फिर एफिशिएंसी, लैक ऑफ एफिशिएंसी है, करप्शन भी हो गई, गवर्नमेंट का रोल है तो करप्शन भी हो गई, या फिर कहीं वेस्टेज, ये सभी चीज़ें हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी में अवेल कर सकती है, हो सकती है. मोर ओवर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन
Moreover, it is very difficult to maintain a proper balance between public and private sector. In the absence of strong government initiatives, private sector is likely to grow disproportionately. The system would then reassemble capitalism with all its disadvantages. तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ जो है वो स्लो हो, डिसप्रोपोर्शनेटली हो, तो ये भी एक डिसएडवांटेज बन जाता है हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी का. फोर्टी 48 है. टाइम क्या हो रहा है? अभी कर लोगे या फिर होमवर्क में करोगे? अभी करोगे? करो. अरे यार. एक दूसरे से देख के मत करना, ठीक है? मार्क्स फिर हम देखेंगे किसके सबसे ज़्यादा आते हैं. यही टॉप करेगा सिद्धार्थ. सिद्धार्थ है ना आपका नाम? हाँ. इसमें ये एमसीक्यू मिक्स होंगे यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के. क्या कर लेने दो. डन. ओके. जूम करने की ज़रूरत है? कहाँ पे हो आप? अप्लाइड इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, ये सब याद है ना? हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था. अब फिर मैं एंड में बताऊंगी, ठीक है? अभी आप कर लो.
आप लोगों को याद है ना, पॉजिटिव नॉर्मेटिव अप्लाइड ये सब। हाँ आगे 8th रीड कर लिया फर्स्ट। आप एक के ऊपर कर पाते हो। Example of positive economic analysis would be याद है वैसे। पॉजिटिव में था व्हाट इज और नॉर्मेटिव में था व्हाट शुड बी। ठीक है बचा क्या क्वेश्चन करने। चलो कोई बात, कर लिया सिद्धार्थ। हाँ पढ़ लिया। हाँ। एट क्या ये वाला पेज दिखाना है ना। हाँ GNP तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अभी पढ़ेंगे ना, वही होता है आपके में। चैप्टर 3 ऑफ इकोनॉमिक्स। नेशनल इनकम के फर्स्ट थर्ड चैप्टर 3 में एग्रीगेट्स पढ़ते हैं ना। शायद। हाँ एग्रीगेट में सीखोगे तो जीडीपी जीएनपी और अलग अलग मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट। हो गया सिद्धार्थ? नहीं 10th नहीं होगी। अच्छा 9 तक तो हो गया ना। बिजनेस मॉडल का पेपर एमसीक्यू होता है या सब्जेक्टिव? एमसीक्यू। तो फिर तो 1 मिनट एक क्वेश्चन का आंसर है भाई। 48 मिनट में सब हो जाएगा। यार पढ़ के जा रहे हैं। मन मन में पढ़ लो, उसको भी पढ़ने दो। ये बोल रहे हैं। कर लिया सबने? 12th क्या? कितना दिया? 12th थर्टीन कर लिया जी। हाँ तो वही तो पूछ रही थी, क्वेश्चन तो पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। हाँ ये ऐसे बच्चे इसी में तो गलती कर जाते हैं। आप नॉट में पढ़ा करो। प्राइस ऑफ मैंगोज आगे। ओके मैम आगे बढ़ते हैं।
हो गया? डन। कहाँ तक? 60. हाँ ये ऑप्शन से बाहर इसके बाद वाला ऑप्शन यहाँ तक 17 तक सबका हो गया? नहीं अभी वाला क्वेश्चन है। अच्छा 18 तो रीड करो, इतना हो गया? Difference between positive and normative is done. Done. और 20. 21? 23rd. अच्छा हम थोड़ा है अभी तक नहीं हुआ. कहाँ पे? 25.
25 तक हो गया सबका? समृद्धि हो गया? हाँ करो। डन, सबका हो गया? क्या नहीं आता? आउट ऑफ सिलेबस? कहाँ तक हो गया? करते हैं। अब ये क्या हो गया? डन, समृद्धि हो गया? ये रीड कर लिया 34? अभी पूछ रही थी अब तो कुछ बोले नहीं आप। Exploitation and inequality are minimal under socialism, capitalism or mixed economy. None of the above. ये वाला नहीं है ना इस बुक में? ये कुछ गिवन नहीं है ना बुक में? लेकिन हमने 12th क्लास में रीड करा है। ये इसमें नहीं है। क्या लिखा आपने इस वाले का सब में? हाँ, सी है, सी है। हाँ, क्योंकि ये है नहीं ना इधर। अच्छा हम हम इस नहीं समझ रहे थे।
एडवांस में वही पढ़ा था हाँ, ये स्कार्सिटी डेफिनेशन है ना। इसलिए मैं कार्ड देते हैं क्वेश्चन का होगा सिलेबस अरे नहीं आउट ऑफ चैप्टर याद रखना है तब भी। ठीक है रॉबिन्सन सही ये तो है, वेल्थ ऑफ नेशन तो है ही सिलेबस में। जल्दी करो, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है। ऐसे कैसे टाइम नहीं तभी तो बोला ना आपने कि अभी कर लेते हैं। इसलिए बोला था ना आपने अभी कर लेते हैं। 3 बजे तक तो क्लास होगी होगी। मैम कंपटीशन एडवांटेज है डिसएडवांटेज कॉम्पिट कहाँ लिखा है? फीचर्स कैन बी गुड फीचर्स कैन बी बैड विच ऑफ द गेटिंग अ पॉइंट हां वीक इंग्लिश अरे ये तो बहुत इजी है आप मैम भाई ऐसे भाई को इस्तेमाल नहीं करना मेरे साथ सीए में भी बैठेगा तो मैं करवा दूंगा साइड में तो बैठेगा दोनों अपना पेपर कैंसिल मत करवा लेना। तो बाहर कर देगा पेपर नहीं एफआईआर होती पेपर सब देर से बोर्ड एफआईआर तो मैंने नहीं सुना कभी। बोर्ड में हो जाती है एफआईआर हुई एफआईआर तो नहीं होगी, क्या नहीं हुआ आगे का अटेम्प्ट नहीं करने देंगे, लेकर रख लेंगे पेपर। 40 क्वेश्चन ही थे ना 42 थे, नहीं 48 थे। 40th करो, थर्ड। मैम ये तो बहुत इजी है कहाँ तक? 43 कर रहा हूँ नहीं 42 अभी तक नहीं हुआ हो जा भाई कहाँ, कौन से? 43 कितने? 48 में से आराम से 55 के नेगेटिव मार्क्स ये तो मैं भी कर रहा हूँ मेरे नेगेटिव होने के बाद भी हाईएस्ट है मुझे सिलेक्ट क्यों कर लो ना शांति से। डबल नंबर है हो गए? यस मैम 46 47 48 दिखा वो करने तो दो सिद्धार्थ को। हो गया 40 45 हो गया। प्रॉफिट मोटिव इज अ मेरिट ऑफ, अरे अरे यहाँ तो आंसर दिख गए। सारे कैसे करेंगे हम
अपना करो। खेलने में करो। 46 तो हो ही गया सबका। 48 अनलिमिटेड एंड अनलिमिटेड मीन्स टुगेदर प्रेजेंट द प्रॉब्लम ऑफ ओके ऑन लेट्स स्टार्ट द चेक। नहीं रुक जा अभी। अरे क्या कर रहा है भाई, मेरा हाथ नहीं आ रहा है। देखते I हैं, think we should start with the check. नहीं पॉजिटिव कर लें दो। Guys, please. Buckle up your seatbelts. डन। नहीं नहीं एक क्वेश्चन लास्ट अरे कौन सा? 47 47 minutes नहीं। आयुष Yeah, I'm sure. ऐसे मुझे गाली मत दो। हो गया, सबका हो गया। चलो जी। चलो चेक कर ऑनेस्टली चेक करना, आंसर सही मत कर देना। ओहो पेरेंट्स है सही अच्छा मैं ऐसे चेक कर रहा, मैंने सारे कैसे गलत हो गए। नहीं करता डी सही है ओहो क्या आंसर सही है बस आज ही सीएम में भर रहा हूँ। ये तो फर्स्ट चैप्टर ही है, अभी इसमें कुछ था ही कहाँ। शिट एक गलत हो गया मूव करेंगे मैं बोल दूँ क्या? ऊपर नीचे देखना पड़ रहा है सबको। नहीं नहीं सही। हाँ मेरे पहले 19 के 19 से हैं। वाओ, 48 में से बताओ ना। ये क्या मैंने ही लिखा है MCQs? 15 गलत हो गया कौन से? 33 और 36। 36A 33B। आपके कौन से अलग अलग ही गलत हुए दोनों के? मेरे को लगा सेम सेम ही सबके आएंगे। कौन कौन से? 25 26 42 और 15 26 42 और 18 नाम नहीं गलत। वाओ, 24। हाय सुहान चल रहा है अभी, और सिद्धार्थ, मेरे दो गलत हो चुके हैं अभिजय एक सेकंड 3। चार गलत 36 कौन से? अच्छा, सुहान के, चलो सुहान के बेस्ट मार्क्स। 37 पे पहुंचो अच्छा, अभी चेक करने में भी इतना टाइम? नहीं हुए मैं चेक कर रहा मैं कर देता हूँ यार। ये गलत है मेरा। गलत 48 वहाँ से बोला था 47 में मैंने आंसर नहीं लिखा है। किसी को कोई MCQ ऐसा एक्सप्लेनेशन कर, मतलब कोई ऐसा कुछ समझ में नहीं आया? ठीक कर रहा है नहीं ये ठीक है। एक बार और घर पे जाके ना PDF से देख लेना जो गलत है, और नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना अगर उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी तो, कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, चेक कर दो मार्क्स बताओ ना। अरे बस हो रही थी इरिटेट कर रहा है सही है भाई मैं। गलत आपके 4 गलत थे। 42 का 43 का भाई ये गलत है। अरे भाई कर रहा हूँ ना हो रहा है ना चेक कर
गया तेरे के लिए मैं सुहाने का आंसर चेंज किया था इतना तो मैं सच बताऊंगा मैंने नाम चेंज किया पर मैं लास्ट क्वेश्चन में लगा था जेलसी बैड स्पेशली फॉर फ्रेंड्स नहीं यार अभी जैसे मेरे को मारा बच बना फैमिली गाने में हम ब्रेक पे फोन कर हाँ ले लो ब्रेक चाहिए 30 तक हाँ हो रहा बाहर में बोलिए इसलिए हमारे से ये वाला यूट्यूब बलराज ही भेजूंगी बलराज ही भेजूंगी अरे सर रोज बना रहे हैं सब चाहते हैं मैंने 48 कर दिया सही है बहुत सेंस है मैंने एक और सीरीज सब वही वाला है क्या नहीं कौन सा स्कूल है पॉइंट फोर ये से उस जगह 30 पे शुरू करते हैं 1-2 मिनट के बाद चीटिंग रहता है एक तो देख रहे हो एक तो राजू ने ब्रेक का मतलब शांति, क्लास चल रही है, शांति रखो, शांति। आपको मास्टर फोटो भेज वो सीवीटी पे अच्छा वो स्नैप भेज रहे हैं, यहाँ से आप स्नैप भेज रहे हैं आराम से। तो भाई क्या और क्या नहीं है स्टार्ट करें? ओह ये कैसे आता है? थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यूनिट 1, लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। किया हुआ है सबने? डिमांड क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सब कुछ नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं, स्किप तो नहीं होगा। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड डिटर्मिनेंट्स मतलब फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, फिर लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कितनी तरीके की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है? प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस और एडवर्टीजमेंट। इतनी नहीं पड़ी थी ना, हाँ, तो स्किप तो नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, इन दोनों में से कोई एक डिलीटेड था? कर लिए थे। सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई कर्व और सप्लाई शेड्यूल, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज डिक्रीज और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो अभी हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? सिर्फ अभी तो यूनिट 1 में लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना है। आगे
अच्छा आप ही बता दो व्हाट इज डिमांड, ऐसे सब लोग नहीं बताओगे। नीड, हाँ किसी चीज़ की नीड, और एक्सप्लेन करो। हाँ और कोई विलिंगनेस टू परचेज तो है, विलिंगनेस हम विलिंग है परचेज करने के लिए, और वो दूसरा क्या फैक्टर होता है, हाँ उस इनकम में हम बाय कर सकते हैं, वो भी डिमांड का एक वो होता है, फीचर होता है ना। सिर्फ विलिंग होना नहीं इम्पोर्टेंट है, हम कर भी सकते हैं, वी आर एबल ऑल्सो, वो भी एक डिमांड का होता है। हाँ ठीक। कंसिडर द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन। Aroma Tea Limited is considering diversifying its business. A meeting of board of directors is called. While discussing the matter, Rajiv Agarwal, CEO of Aroma Tea Limited, asked Sanjeev Bhandari, the market head, "What do you think, Sanjeev? Should we enter into a green tea business also?" What does Market Pulse say? Who all are there in this market? How will the demand for green tea affect demand for our black tea? Is green tea a luxury good or it is a necessity now? What are the key determinants of demand for green tea? Will coffee drinkers and soft drinks shift to green tea? The answer of these questions will help us better understand how price and position of our brand in the market. Before we rush into this line, I want to report on exactly why you believe green tea will be the star of our company in coming 5 years. ऐसे ही हमने एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, एक सिचुएशन हमने फर्स्ट चैप्टर में ही देखी थी ना, जहाँ पर हम एक ऐसा डिसीजन ले रहे थे, हमें प्रोडक्ट शुरू करना है कि नहीं करना है, और फिर उसके पीछे हमने क्या देखा था कि हमें इतने सारे क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं। वैसे यहाँ पर भी है कि एक हमारे पास क्वेश्चन है तो हम उसके लिए डिसीजन ले रहे हैं, और फिर डिसीजन ले रहे हैं तो एक क्वेश्चन किसका भी आता है कि डिमांड होगी या नहीं होगी, है ना। As an entrepreneur of a firm or as a manager of a company, you would often face situation in which you have to answer questions similar to the above. Why do prices change when events such as weather changes, war, pandemic and new discoveries occur? Why is it that same producer are able to charge higher prices than others? The answer to these questions are thousand other questions can be found in theory of demand and supply. तो ऐसा क्यों होता है कि प्राइजेस अलग होते हैं, या फिर हमारी कंडीशन चेंज होने की वजह से, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होने की वजह से हमारी प्राइजेस पे इफेक्ट आता है, तो ऐसा क्यों होता है? वी विल फाइंड दीज क्वेश्चंस, आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। द मार्केट सिस्टम इज गवर्न्ड बाय market mechanism. Demand and supply are the forces that make market economies work. These two together determine prices and quantity sold of a commodity or service. While buyers constitute the demand side of market, seller makes supply side of that market. तो जब भी हम डिमांड पढ़ रहे होते हैं, हम किसका पर्सपेक्टिव दिमाग में रखेंगे? बायर का, कंज्यूमर का। जब हम सप्लाई रीड करते हैं, सप्लाई की थ्योरी पढ़ते हैं, तो हम किसका पर्सपेक्टिव उससे सोचते हैं? प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। सिंस business firm produce goods and services to be sold in the market, it is important for them to know how much of their product would be wanted by buyers during a given period of time. Obviously किसी भी बिजनेस को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके सेल करना है, तो उसे ये पता होना चाहिए कि उसकी डिमांड कितनी होने वाली है। ठीक, द बायर इंक्लूड कंज्यूमर, बिजनेस एंड इवन गवर्नमेंट। और गुड्स के बायर कौन कौन हो सकते हैं? नॉर्मल बायर हो सकते हैं, कंज्यूमर्स, बिजनेसेस भी हो सकते हैं, और गवर्नमेंट भी हो सकती है। वो तो पता है ना सबको, 4 कौन से सेक्टर्स होते हैं? एक हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, फॉरेन। हाँ, द क्वांटिटी दैट बायर बाई एट अ गिवन प्राइस डिटरमाइंस द साइज ऑफ मार्केट। तो कितने क्वांटिटी पे और गिवन प्राइस पे हमारा गुड सेल होगा, वो हमें क्या बताएगा? मार्केट का साइज कितना है, साइज ऑफ द मार्केट। As we are aware, as far as firm is concerned, the size of market is significant determinant of its prospects. When a market is competitive, its behavior is suitably described by demand and supply model. We understand that the terms demand and supply refer to the behavior of buyers and sellers respectively as they interact each other in market. A thorough understanding of demand and supply theory is therefore essential for any business firm.
We shall study the theory of demand in this unit. The theory of supply will be discussed in unit 3. अब हम शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ डिमांड. द टर्म डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस. क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस बायर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइजेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. तो सिर्फ विलिंग होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, एबल भी होना चाहिए हमें उस चीज़ को बाय करने के लिए. हमारे पास वो सेट ऑफ इनकम में हम उस प्रोडक्ट को हम खरीद सकते हैं, वो है डिमांड. टू परचेज एट वेरियस प्राइजेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. इट इज़ टू बी नोटेड दैट डिमांड इन इकोनॉमिक्स इज समटाइम्स मोर देन द डिज़ायर टू परचेज, दो डिज़ायर इज वन एलिमेंट ऑफ इट. नीड एक एलिमेंट है, लेकिन सिर्फ नीड होने से डिमांड नहीं पता लगेगी. नीड के साथ क्या होना चाहिए, एबल भी होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, पीपल में डिज़ायर मच बिगर हाउसेज या लग्जूरियस कार्स एक्सेट्रा, बट देयर आर कॉन्स्टेंट्स दे फेस सच एज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड लिमिटेड मीन्स टू पे. उनके पास एक वो इनकम का कॉन्स्टेंट आ जाता है कि वो नहीं बाय कर सकते उस चीज़ को. दस want or desire together with real world constant determine what they buy. तो with that need के साथ वो जो एक कांस्टेंट है, एक रेस्ट्रिक्शंस है, लिमिटेशन को भी ओवरकम करके हमारी क्या पता लगती है, हमें डिमांड पता लगती है. द इफेक्टिव डिमांड ऑफ द थिंग डिपेंड्स ऑन डिज़ायर मीन्स टू परचेज, willingness to use those means for that purchase. Unless desire is backed by the purchasing power or ability to pay and willingness to pay, it does not constitute demand. अगर desire के साथ ये वाला फैक्टर नहीं होगा, एबल वाला फैक्टर नहीं होगा, तो उसको हम डिमांड नहीं बोलेंगे. क्या है, सिंपल सा डिमांड नीड भी होना चाहिए और एबल भी होना चाहिए. फिर effective demand alone would figure in economic analysis and business decision. Two things are to be noted about quantity demanded. Quantity demanded is always expressed at given price. At different prices, different quantities of commodities are generally demanded. क्योंकि हम सबको पता है कि प्राइस जैसे ही इंक्रीज करेगा डिमांड डिक्रीज होती है, और प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होती है ना. द क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फ्लो. फ्लो और स्टॉक कॉन्सेप्ट पता है, किसको नहीं पता है? फ्लो और स्टॉक, ये दो कॉन्सेप्ट होता है, फ्लो और स्टॉक कॉन्सेप्ट. फ्लो का मतलब होता है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, और स्टॉक का कॉन्सेप्ट होता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, है ना. जैसे कि आज के दिन पे मेरा इतना खर्चा हुआ, ठीक है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, हम एक डेट को लेकर के चल रहे हैं, तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट होगा. पूरे साल भर में मैंने इतना एक्सपेंडिचर करा, वो क्या हो जाएगा, फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा, है ना. जैसे हाँ ठीक है इतना. तो ये क्वांटिटी डिमांडेड कैसा कॉन्सेप्ट होता है, फ्लो कॉन्सेप्ट होता है. वी आर कंसर्न नॉट विद अ सिंगल आइसोलेटेड परचेज बट विद अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ परचेज, एंड वी मस्ट देयरफॉर एक्सप्रेस डिमांड एज सो मच पर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज 1000 डजन ऑफ ऑरेंजेस पर डे, 7000 डजन ऑफ ऑरेंजेस पर वीक एंड सो ऑन. तो ऐसे करके हमारी डिमांड को बताते हैं कि इतने टाइम में कितनी डिमांड थी, इस पर वीक में या पर मंथ में कितनी डिमांड थी. ठीक. In short, by demand, we mean various quantity of a given commodity or service which consumer would buy in one market during a given period of time at various prices and at various income and at various prices of related good. So, demand क्या है, वो जो various quantity एक commodity की, given commodity की या given service की consumer buy करते हैं ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जो भी मार्केट में प्राइजेस प्रिवेल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, या जो उनकी इनकम है उसके अकॉर्डिंग, या जो रिलेटेड गुड्स के प्राइजेस है उसके अकॉर्डिंग. रिलेटेड गुड्स मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स.
ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब जैसे टी एंड कॉफ़ी, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे पेन और इंक, है ना, वो सब, वो दोनों। और फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिटरमाइंस डिमांड? knowledge of common determinants of demand for a product or service and nature of relationship between demand and its determinants are essential for a business firm for estimating market demand for its product। हम ये देख रहे हैं कि एक बिजनेस को मार्केट, उसकी डिमांड, उसके कितने गुड्स सेल होने वाले हैं, उसके गुड्स की कितनी डिमांड रहेगी, वो एक बिजनेस को पता होना चाहिए। ठीक, तो इसलिए हमें उसके जो ये अलग अलग कॉम्पोनेंट्स, अलग अलग ये जो क्या है, ये डिटर्मिनेंट्स है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। ऑल दीज फैक्टर, एक तो प्राइस तो हमारा एक फैक्टर है ही, प्राइस तो एक फैक्टर है ही, इसके अलावा और भी तो फैक्टर्स है जिसकी वजह से डिमांड में चेंज आता है, तो उन सब के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। All these factors are not equally important. Moreover, some of these factors cannot be easily measured or quantified. The important factors that determine demand are given below. तो कुछ important factors जिसकी वजह से हमारे डिमांड में चेंज आता है वो ये है। पहला तो प्राइस, सबको पता ही है, प्राइस इंक्रीज होगा, डिमांड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्राइस एंड डिमांड। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ऑब्वियसली द गुड्स ओन प्राइस इज की डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स डिमांड। सेट्रस पेरिबस मतलब अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। तो जब हम ये पढ़ रहे हैं तो हम बाकी सारे जो ये कॉम्पोनेंट्स है इसको क्या सोचते हैं, ये इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, एक कांस्टेंट है। अगर एक चीज़, हम वैसे भी इकोनॉमिक्स की हम थ्योरी पढ़ते हैं तो हम कुछ अजम्पशंस लेकर के पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम एक अजम्पशन क्या ले रहे हैं कि अगर ये चेंज हो रहा है तो बाकी चीज़ें क्या चल रही है, कांस्टेंट चल रही है। ठीक है। जो ऐसी चीज़ें जनरली जो हमारी रियल लाइफ होती है उसमें अप्लाई नहीं होती है, या कॉन्सेप्ट को ईजी करने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम ये अजम्पशंस लेते हैं। ऑब्वियसली द गुड ओन प्राइस इज द की डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स डिमांड। सेट्रस पेरिबस, द डिमांड ऑफ फॉर अ प्रोडक्ट इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस। It implies that a rise in price of a commodity brings a fall in quantity and vice versa. This happens because of income and substitution effect. ये तो सबको आता ही है। आगे प्राइस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटी क्या होता है हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्सटीट्यूट गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स को और क्या बोल सकते हैं, कॉम्पीटिंग गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सर्विसेज आर दोज दैट आर बॉट और कंज्यूम टुगेदर or simultaneously like tea and sugar, automobile and petrol, pen and ink। तो अगर टी का प्राइस इंक्रीज होगा तो शुगर की डिमांड क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप। और वैसे ही सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। The increase in demand for one causes an increase in demand for the other. When two commodities are complements, fall in price of one will cause the demand for the rise in another good, है ना। अगर complementary good में अगर एक का प्राइस फॉल करेगा तो दूसरे की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, fall in price of petrol driven cars would lead to the rise in demand for petrol. Similarly, computer and computer software are complementary good. A fall in the price of computer will cause rise in demand for the software. The reverse will be in the case of complement rises. Increase in price of complementary good reduces the demand for the good in question. Thus, we find that inverse relationship between demand of good and its price is complement। तो मतलब सम अप कर दें अगर हम, तो सिंपल यही बात जो हमने अभी देखी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, वही चीज़ों को बस एग्जाम्पल से समझाया हुआ है कि इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, डिमांड एंड प्राइस व्हेन गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, टू कॉमोडिटीज आर कॉल्ड competing goods or substitutes when they satisfy the same want and can be used with the ease in place of one another। substitute good जो हम एक के बदले दूसरा हम easily यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टी एंड कॉफ़ी, इंक एंड पेन, बॉल पेन, different brands of toothpaste etc. are substitute of each other
and can be used in place of one another easily. When goods are substituted, if the price of the product being purchased goes up, buyer may choose the cheaper substitute. This decreases the demand of the product at given price but increases the demand of substitute. तो एक प्रोडक्ट का प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो दूसरे की डिमांड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. Similarly, a fall in price of the product ceteris paribus leads to the fall in quantity demanded of its substitutes. For example, if the price of tea fall, people try to substitute with coffee and demand more of it and less of coffee. That is, demand for tea will rise and that of coffee. तो इसलिए इन दोनों के बीच कैसा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड. सिर्फ इस बात को इधर एक्सप्लेन करके लिखा होता है. कॉम्प्लीमेंट्री गुड इनवर्स रिलेशनशिप, सब्सटीट्यूट गुड डायरेक्ट रिलेशनशिप. डिस्पोजेबल इनकम. डिस्पोजेबल इनकम कौन सी इनकम होती है, जब हम हमारे सारी चीज़ें पे कर देते हैं, सारे एक्सपेंसेस कर देते हैं, सारे टैक्स पे कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, जो इनकम हमारे पास बचती है गुड्स खरीदने के लिए, तो वो कौन सी इनकम होती है, डिस्पोजेबल इनकम होती है. ठीक, तो डिस्पोजेबल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, द परचेजिंग पावर ऑफ बायर. ये क्या होती है, परचेजिंग पावर ऑफ बायर, जो जिस इनकम से हम गुड्स खरीदेंगे, डिमांड करेंगे, इज डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ हिज डिस्पोजेबल इनकम. तो ऑब्वियसली इनकम ज़्यादा तो डिमांड भी ज़्यादा, इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी. अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द डिस्पोजेबल इनकम. क्या कर रहे हो, वो कर रहा है, वो पीछे पीछे जा रहा था. अच्छा, ठक ठक तो आप ही कर रहे थे कुछ. Other things being equal, the demand for commodity depends upon the disposable income of a potential purchaser. In general, increase in disposable income tend to increase demand, and for a particular type of goods and services, and decrease in income क्या हो जाएगा, demand decrease. The nature of relationship between disposable income and quantity demanded depends upon the nature of the good. और यहाँ पर हम किस गुड की डिमांड यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, ये हमारी इनकम पे भी डिपेंड करता है. मतलब ये नेचर ऑफ द गुड पे भी डिपेंड करता है कि जैसे कि हमारे पास कौन से गुड्स होते हैं, जो लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं, डिमांड बढ़ने इनकम बढ़ने पे वो लो क्वालिटी गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना. तो यहाँ पर ये जो डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होगी, ये किस पर भी डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ गुड पर भी डिपेंड करेगी. ठीक, क्योंकि इनकम इंक्रीज होगी तो लो क्वालिटी गुड्स तो नहीं खरीदेंगे, तो वो लो क्वालिटी गुड्स की डिमांड क्या होगी, इनकम बढ़ने की वजह से कम होगी. ठीक, अ बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर ऑफ गुड इज यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग द इफेक्ट ऑफ इनकम ऑन डिमांड. नॉर्मल गुड्स पे हमें क्या देखने को मिलता है, ये चीज़ देखने को मिलती है. किसमें, नॉर्मल गुड्स में. नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर डिमांडेड in increasing quantity as consumers income increases. तो नॉर्मल गुड में डिमांड हमारी बढ़ती है जैसे कि हम जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है. ठीक है, मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल गुड्स. ज़्यादातर गुड्स एंड सर्विसेज नॉर्मल गुड्स में ही लाई करती है, जैसे कि हाउस होल्ड फर्नीचर, क्लोथिंग, ऑटोमोबाइल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल एक्सेट्रा फॉल इन दिस कैटेगरी. ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल याद है ना, पक्का. हाँ, क्या हुआ बताना. जो ड्यूरेबल गुड होती है, जिनकी ज़्यादा होगी, हाँ ठीक है. सेमी ड्यूरेबल होती है, जिनकी कम होती है, और नॉन ड्यूरेबल मतलब एक टाइम यूज़ करके ख़त्म, है ना वो. व्हेन इनकम इज रिड्यूस्ड, फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू रिसेशन, डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स फॉल. तो हमने ये वाली जो इक्वेशन पढ़ी है, ये किस चीज़ के लिए है, सिर्फ नॉर्मल गुड के लिए है. ठीक है, आगे there are some commodities for which quantity demanded rises only up to a certain level of income
and decreases with increase in income, increase in money income beyond this level, these goods are called inferior goods. तो अब inferior goods क्या होते हैं हमारे? लो क्वालिटी गुड्स inferior goods होते हैं ना. सो देर आर सम कॉमोडिटीज जिनकी क्वांटिटी राइज करेगी एक लेवल तक, एक लेवल का इनकम इंक्रीज होने तक ही उसकी डिमांड राइज करेगी. लेकिन उस लेवल से भी अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो गई तो इंफीरियर गुड की डिमांड इंक्रीज नहीं करेगी, फिर क्या करेगी? फॉल करेगी. है ना, समझ में आया ये? पक्का? आगे essential consumer goods such as food grain, fuel, cooking oil, necessary clothing, etc. satisfy the basic necessities of life and are consumed by all individuals in a society. The change in consumer income although will cause an increase in demand of these necessities, but this increase will be less than proportionate to the increase in income. तो ये जो बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ होती है वो इनकम से उतना इन्फ्लुएंस नहीं होती है बट एक लेवल तक, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं डालती है, क्योंकि जो बेसिक नेसेसिटी है वो तो हमें चाहिए, इनकम इंक्रीज हो डिक्रीज हो कैसे भी हो तो इफ़ेक्ट डालती है, लेकिन एक लिमिट तक. एक जो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनकम होगा उस प्रोपोर्शनेट उतने ही प्रोपोर्शनेटली वो इन गुड्स की डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होंगी. ठीक, दिस इज बिकॉज एज पीपल बिकम रिचर there is relative decline in importance of food and other non-durable goods in overall consumption basket, and the rise of importance of durable goods such as TV, car, house, etc. Demand for luxury goods and prestige goods arise beyond a certain level of consumer income and keep prices as income rises. तो जब हम ऐसा देखते हैं कि when people become richer, इनकम हमारी इंक्रीज होती जा रही है, तो जब इनकम इतना इंक्रीज हो रही है तो जो बेसिक नेसेसिटी वाले गुड है उनको तो हम उतना ही परचेज करेंगे जितनी हमें नीड है ना, उसका तो उतने से डिमांड इंक्रीज नहीं होगा. लेकिन उस टाइम पर जो गुड्स की डिमांड इंक्रीज होगी वो कौन से वाले गुड्स की डिमांड इंक्रीज होगी? लग्जरियस गुड्स की डिमांड इंक्रीज होगी. जो प्रेस्टीज गुड्स है वो वाली डिमांड, उन गुड्स की डिमांड इंक्रीज होगी. ठीक है, आगे बिजनेस मैनेजर शुड बी fully aware of the nature of goods which they produce, of the nature of the need of with their product satisfy, and the nature of relationship of quantity demanded with changes in buyers income. For assessing the current and as well as future demand for their product, they should also recognize the movements in macroeconomic variable that affect buyer income. समझ में आया पूरा? ठीक है, अब यहाँ पर क्या एक बार सम अप करें तो इनकम इंक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होती है, इनकम फॉल होने से डिमांड फॉल होती है, लेकिन ये कौन से नेचर ऑफ गुड के लिए है? नॉर्मल गुड्स के लिए. ठीक, एक हमने नॉर्मल गुड्स के लिए पढ़ा, फिर उसके बाद हमने ये देखा कि कुछ हमारे दूसरे तरीके गुड कौन से हैं? इन्फीरियर गुड. इन्फीरियर गुड में एक हद तक तो इंक्रीज होगी, लेकिन उसके बाद इनकम इंक्रीज होने से इन्फीरियर गुड की डिमांड इंक्रीज नहीं होगी, वो फॉल ही होगी. ठीक, फिर तीसरा पॉइंट क्या था? एसेंशियल कंज्यूमर गुड. एसेंशियल कंज्यूमर गुड भी वही है कि हम एसेंशियल कंज्यूमर गुड में क्या है कि जितना प्रोपोर्शनेटली इनकम इंक्रीज होगी उतने प्रोपोर्शन के साथ उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो हमारे एसेंशियल गुड है, वो तो हमें चाहिए, बेसिक नेसेसिटी वाले गुड है. ठीक, फिर चौथी चीज़ क्या देखी हमने कि अगर हमारी इनकम बहुत ज़्यादा इंक्रीज रिचर होते जाते हैं तो फिर हमारी ये जो बेसिक नीड वाले गुड्स एंड सर्विसेज है उस पर उतना इफेक्ट नहीं डालता है. फिर उसके बाद डिमांड कौन से प्रोडक्ट की इंक्रीज होती है? लग्जरी गुड्स की और प्रेस्टीज गुड्स की डिमांड इंक्रीज होती है. ठीक, सो लास्ट पैराग्राफ क्या बोलता है कि बिजनेस मैनेजर को ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो कौन से नेचर के गुड वो प्रोड्यूस करें और उसके अकॉर्डिंग फिर वो करंट डिमांड और फ्यूचर डिमांड को एस्टिमेट कर सकते हैं. क्लियर? टेस्ट एंड प्रेफरेंस में तो है अभी यहीं तक रखते हैं इसको, क्योंकि इसमें भी अब ये आपको लग रहा है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इसमें भी हमें बहुत सारे अलग चीज़ें पढ़नी है. डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंडवेगन इफेक्ट, वेबलन इफेक्ट, ये सब जो आपने नहीं पढ़ा होगा कहीं पहले. ठीक है,
रिवाइज करके आना सब कुछ, और जो आंसर गलत थे MCQ वाले उसको एक बार चेक करना, और उसमें अगर डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है? ओके।